नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी लास्ट पोर्शन। स्टील इज ओनली 2.1% ऑफ कार्बन, मतलब Fe3 डायग्राम में 2.1% तक ही कार्बन स्टील होता है, बनता है। उसके बाद तो कास्ट आयरन होता है। माइल्ड स्टील होता है 0.1% कार्बन से कम। मीडियम कार्बन स्टील होता है 0.1 से 0.8, और हाई कार्बन स्टील होता है 0.8 से 2.1। इसका मतलब ये है 2.1 की लाइन, और ये है 0.025 की लाइन, और क्या बोला है, ये है 0.83 की लाइन। कौन सी लाइन है? हाँ, 0.83 की लाइन। ये 2.1 की लाइन है, 0.83 की लाइन। सो इधर इधर पोर्शन में होगा माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील भी बोल सकते हैं। इधर से इधर के बीच में होगा मीडियम कार्बन स्टील, और इधर से इधर तक होगा हाई कार्बन स्टील। इसके बाद स्टील होगा ही नहीं, स्टील सिर्फ इतना तक ही। अ वेरी वेरी नेसेसरी क्वेश्चन, एज कार्बन परसेंटेज इंक्रीजेज इन आयरन, तो क्या होता है? हार्डनेस इंक्रीज, ब्रिटलनेस इंक्रीज, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट इंक्रीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज, रस्टिंग चांसेस इंक्रीज, वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज, थर्मल रेजिस्टेंस इंक्रीज, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मटेरियल बनता जाता है ब्रिटल, और ब्रिटल मटेरियल में जानते हैं कि समझ लो इनिशियली ए पॉइंट तक था इसका वो यील्ड पॉइंट। अब जैसे ही हम कार्बन परसेंट बढ़ाएंगे तो पॉइंट बन जाएगा बी तक। बी तक देखो, लाइन वही है, स्लोप वही है, पर पॉइंट ए से बी तक चल दिया है। इसीलिए वजह से कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने पर मॉड्यूलस चेंज नहीं होता, यंग मॉड्यूलस, स्लोप वही रहता है। बस क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं ब्रिटल मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, वेल्डेबिलिटी घट जाती है, डक्टिलिटी घट जाती है, एयर कोरोजन की चांस बढ़ जाती है। एयर कोरोजन की चांस बढ़ जाती है, इसका मतलब एयर कोरोजन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, मेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, टफनेस डिक्रीज होता है। टफनेस होती है एरिया अंडर द ग्राफ। ऑफ कोर्स अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट तो बढ़ गया है और यील्ड पॉइंट भी बढ़ गया है, बट जो ओरिजिनली ग्राफ अगर जाता ऐसे तो पूरी इतनी एरिया कवर करता, बस अब एरिया कवर कर रहा है सिर्फ इतनी, तो एरिया घट जाती है। एरिया टफनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, टफनेस घट जाता है। यंग मॉड्यूलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कार्बन कंटेंट जैसे इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हमने बोला डक्टिलिटी डिक्रीज होती है, ये ग्राफ है डक्टिलिटी। हार्डनेस इंक्रीज होती है कार्बन परसेंट बढ़ाने से, तो देखो ये ग्राफ है। और स्ट्रेंथ होती है इंक्रीज फिर डिक्रीज। क्यों स्ट्रेंथ इंक्रीज के बाद डिक्रीज क्यों होती है? इसका रीज़न है, देखो उसका रीज़न तो नहीं है पर उसका प्रूफ है। लो कार्बन स्टील की स्ट्रेंथ होती है 420 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मीडियम कार्बन स्टील की होती है 1000 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और हाई कार्बन स्टील की अब घट जाती है 660 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसका मतलब कार्बन परसेंट बढ़ाने से पहले स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। सो दिस ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर कैरिड आउट टू रिलीव द स्ट्रेन ऑफ द हार्डनिंग, रिलीव रेसिडुअल स्ट्रेसेस, to increase the strength, to improve machinability, to improve ductility, to reduce hardness. Annealing, पहली हार्डनेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है एनीलिंग। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है एनीलिंग। हीट अप टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, फर्नेस में ही कूल करने दो, इसे एनीलिंग या फुल एनीलिंग भी बोलते हैं, या प्रोसेस एनीलिंग भी बोलते हैं। फर्नेस में ही कूल करने के लिए रख दो इंस्टेंटली आफ्टर रीचिंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। स्ट्रेस इज कम्प्लीटली रिड्यूस, बहुत टाइम लगता है पर रिड्यूसेस हार्डनेस एंड इंक्रीजेस डक्टिलिटी, चाहिए था हमें। इफेक्ट, ग्रेन ग्रोथ हैपेंस। ग्रेन ग्रोथ हैपेंस मतलब बहुत बढ़िया है, कोर्स ग्रेन बनेंगे, इसका मतलब कोर्स ग्रेन हमेशा फ़ायदेमंद होते हैं। दूसरा है स्पीरोडाइजिंग, स्पीरोडाइजिंग एनेलिंग। ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर 600 डिग्री तक पहुंचाओ और उसे फर्नेस में ही कूल करने के लिए रखो। तो यहाँ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पहुँचाना है, यहाँ पे 600 डिग्री तक पहुँचाना है।
पीरियोडाइजिंग से जो मटेरियल बनता है वो मोस्ट डक्टाइल मटेरियल होता है। यही पॉइंट पीएससी पूछता है। ये यहाँ का तो नहीं है, पर यह है वेल्डिंग का सवाल। जो नियर वेल्ड पूल ग्रेन्स आर कोर्स, बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं। फार अवे फ्रॉम वेल्ड पूल द ग्रेन्स आर फाइन। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग होता है हीट करो, होल्ड करो, फिर कूल करो। हीट करो, फर्नेस में थोड़ा होल्ड करो, फिर कूल करो रूम टेम्परेचर पे। नॉर्मलाइजिंग मतलब एयर से रिलेटेड, नॉर्मलाइजिंग एयर क्वेंचिंग। लेस डक्टाइल देन ऑब्टेन्ड बाय एनिलिंग, लेस इंटरनल स्ट्रेसेस आर रिमूव्ड। सबसे ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव होती है फुल एनिलिंग से, उसके बाद पीरियोडाइजिंग से, और तीसरे नंबर पर आता है अपना नॉर्मलाइजिंग से। टेम्परेचर टू विच इट इज़ हीटेड इज़ मोर देन एनिलिंग। ठीक है, ये सब पॉइंट्स। टेम्परिंग जस्ट ऑन द मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑल्सो डिक्रीजेज हार्डनेस। टेम्परिंग भी भाई टेम्परिंग, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ टेम्परिंग। सॉरी, ये सब फालतू है, मतलब कुछ नहीं, कोई हाल नहीं। मार्टेनसाइट अपन जाते हैं ऑस्टेनाइट से बनता है। इज ब्रिटलेस्ट एंड हार्डेस्ट स्टील पॉसिबल। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट है जिन्हें पॉइंट की तरह ही याद रखो। केस हार्डनिंग मतलब कार्बन का इस्तेमाल होता है। नाइट्रोडाइजिंग में नाइट्राइड का इस्तेमाल होता है। साइनाइडिंग में दोनों का इस्तेमाल होता है, कार्बन एंड ये अपना नाइट्रोजन, दोनों का इस्तेमाल होता है। कास्ट आयरन होता है बेस्ट वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। जैसे हम बोलते हैं कि 2.1% तक स्टील बनता है, तो 2.1% से 6.67% तक होता है कास्ट आयरन। उसमें भी अलग अलग चीज़ है। 2 से 3% तक, 2.1% से 3% तक होता है वाइट कास्ट आयरन। 3% से 4% तक होता है ग्रे कास्ट आयरन। ऑस्ट टेम्परिंग क्या होती है? ऑस्टेनाइट से बेनाइट बनने की तकनीक, जो हम टीटीटी डायग्राम पढ़े थे। टीटीटी डायग्राम में तुम जब एक सेकंड, इधर टीटीटी डायग्राम में जब तुम इधर आओगे, इधर वो भी फास्टर उसके साथ, तो तुम्हें बनेगा बेनाइट। ठीक है, मार टेम्परिंग क्या होता है? ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट बनाने की तकनीक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑस्ट टेम्परिंग होता है ऑस्टेनाइट से बेनाइट। मार टेम्परिंग होता है ऑस्टेनाइट से एयर कूलिंग करके मार्टेनसाइट प्लस रिटेन्ड ऑस्टेनाइट बनाना। मार टेम्परिंग से क्या होता है? डक्टिलिटी इंक्रीज, स्ट्रेस रिलीज। ये तो हर हीट ट्रीटमेंट का काम धंधा है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट कि मार्टेनसाइट ऑस्टर टेम्परिंग से ऑस्टेनाइट से बेनाइट बनता है। मार टेम्परिंग से ऑस्टेनाइट एयर कूलिंग करने से मार टेम्परिंग नहीं सर मार्टेनसाइट प्लस रिटेन्ड ऑस्टेनाइट बनता है। When temperature of solid metal is increased, its strength decreases and ductility increases. Okay. देखो इसमें पूछने के लिए तो हज़ारों सवाल है, अनंत सवाल है, पर हम जितनी कैपेबिलिटी हम उतना करेंगे भाई। टफनेस टेस्ट होता है 4P टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट होता है न्यूक टेस्ट और रॉकवेल हार्डनेस नंबर, या जॉमिंग एंड क्वेंच टेस्ट। स्पायरल टेस्ट होता है फ्लूइडिटी के लिए। कपिंग टेस्ट होता है फॉर्मेलिटी के लिए। हार्डनेस नंबर का कैसे वैल्यू निकालते हैं वो हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। हार्डनेस नंबर कैसे निकालते हैं, क्योंकि हर किसी में अलग अलग है। रॉकवेल में बॉल से निकालते हैं, किसी में डायमंड से निकालते हैं, सो हमें वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। द मटेरियल प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन बेसिक स्ट्रक्चर इज इलास्टिक कांस्टेंट। मटेरियल प्रॉपर्टी फटीग स्ट्रेंथ नहीं, परसेंटेज कार्बन पर डिपेंड करती है। वर्क हार्डनिंग परसेंटेज कार्बन, फ्रैक्चर पॉइंट परसेंटेज कार्बन पर डिपेंड करता है। बस इलास्टिक कांस्टेंट है जो परसेंटेज ई मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी और पॉइजन रेशियो ये सब, और बल्क पॉइंट ये सब बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है। देखो मैं तुम्हें बताया था यूएक्टॉइड और यूएक्टिक पॉइंट इन सब का, और पेरिटेक्टिक पॉइंट का इम्पोर्टेंस। देखो वो पॉइंट एलॉय पॉइंट तो है, पर वहाँ पे यू गेट अ डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनाइट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड पॉइंट। बाकी में तो मडी रीजन देखो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट है यूएक्टॉइड पॉइंट। सॉलिड से सॉलिड प्लस सॉलिड मतलब ये होता है। लिक्विड से जब सॉलिड प्लस
गामा प्लस Fe3 से बनता है, तो लिक्विड से सॉलिड प्लस सॉलिड बनता है, उससे बोलते हैं यूएक्टिक पॉइंट। यहाँ होता है पेरिटेक्टिक पॉइंट। सॉलिड से बनता है लिक्विड प्लस डेल्टास, लिक्विड प्लस सॉलिड। इसे इन तीनों पॉइंट को इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इनवेरिएंट पॉइंट और यूएक्टॉइड, यूएक्टिक, पेरिटेक्टिक पॉइंट्स आर जीरो। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होती है? गर्म किया, थोड़ी देर होल्ड किया उस टेम्परेचर पे, फिर एयर को अनचीक कर दिया। देखो, आई डोंट नो दिस। द प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द मार्टेनसाइट स्टील, brittlest and hardest, to reduce its brittleness without any significant loss to its hardness, okay, is it normalizing? It is annealing? Is it tempering? It is tempering. It is tempering. टेम्परिंग प्रोसेस अब सामने आ गया। ऑस टेम्परिंग क्या होता है? ऑस्टेनाइट से बेनाइट बनाना। मार्टेंस क्या होता है? मार टेम्परिंग क्या होता है? ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट प्लस रिटेन ऑस्टेनाइट बना रहा हो। टेम्परिंग क्या होता है? मार्टेनसाइट की ब्रिटलनेस डिक्रीज करना विदाउट अफेक्टिंग इट्स हार्डनेस। क्वेश्चन 21 फ्रॉम मीना गुप्ता's tempering induces toughness, quenching hardening, annealing softening, normalizing strength and grain refinement। तो ये गेट सवाल। Given the atomic weight of Fe is 56 and that of carbon is 12, the weight percentage of carbon in cementite is Fe3C is equal to 180 gram, 56 plus 56 plus 56 plus 12. Percentage of carbon in 180 gram Fe3C is 12 by 180 is 0.667. So percentage of carbon in 100 gram Fe3C is 6.67% carbon। अब समझ में आया कहाँ पे ये देखो, ये इम्पोर्टेंट बात थी कि हम 6.67% कार्बन कहाँ से ला रहे थे, और बोल रहे थे उसको 100% Fe3C लाइन है, उसको ऐसा कुछ बोला था ना मैंने। अब यहाँ से पता चल, देखो Fe3C का वेट होता है 180 ग्राम। 180 ग्राम में कितना कार्बन है? 0.667। तो 100 ग्राम में कितना होगा? 6.67% कार्बन। मतलब 180 ग्राम में इतना कार्बन है। सॉरी, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 180 ग्राम Fe3C कितना है? 0.67%। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 100 ग्राम Fe3C हो गया 6.67%। दिस इंटू 100 ऑफ कोर्स। गेट 2019 का सवाल। देयर आर 3 ways टू मेजर एलोंगेशन। क्रॉस हेड मोशन, बट क्या है फालतू सवाल। There are 3 ways to measure elongation: by measuring cross-head motion, क्या लिखा है? Wing strain gauge, cross-head motion, this has some error. Wing strain gauge, this gives exact elongation। देखो ये नोट्स देखो, ये शायद कहीं कहीं पूछा गया था। आई रिमेंबर कि क्रॉस हेड मोशन में कितनी एरर आएगी, ये कहीं ना कहीं पूछा गया था, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द डिटेल्स। तो यू जस्ट रिसॉल्व दिस पार्ट। इलोंगेशन कैसे निकालते हैं? ये है मटेरियल साइंस का टॉपिक नहीं, ये है वो सब इलास्टिक कांस्टेंट निकालते कैसे, उसका टॉपिक है मटेरियल साइंस में, लास्ट क्वेश्चन। तो उसमें इलोंगेशन निकालते हैं स्ट्रेन गॉज से या फिर क्रॉस एंड मोशन से। तो क्रॉस एंड मोशन से क्या एरर आती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। हार्डेबिलिटी, एबिलिटी अप टू विच डेप्थ रिक्वायर्ड हार्डनेस। अच्छा, हार्ड मतलब कोई बहुत हार्ड हो, मतलब उसमें इंटरनेशन नहीं हो सकता। हार्डनेस इज रिलेटेड टू इंटरनेशन। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फेस डायग्राम, ये सब करेक्ट स्टेटमेंट है। Relative amount of different phases can be found under given equilibrium condition. Yes. It indicates the temperature with different phases starts to melt. Yes. Solid solubility
limits are depicted by this. Yes, it gives no information on transformation rate. Yes, कितनी जल्दी होगा वो नहीं बताता, बस कहाँ कितना परसेंट होगा वो बताता है. The cast iron which possesses all the carbon in the combined form as cementite is known as white cast iron. Which of the following heat treatment processes are used for surface hardening of steel? सरफेस हार्डनिंग के लिए यूज़ होते हैं कार्बोनाइजिंग, साइनाइडिंग, कार्बोनाइजिंग एंड नाइट्रेटिंग. एनलिंग यूज़ होता है हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेसेस रिलीज और हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए मटेरियल को. ये यूज़ होता है सिर्फ अगर ऊपर वाले सरफेस को हार्ड बनाना हो तो ये और ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के. ये हार्ड कर रहा है सरफेस को, ये तो पूरे मटेरियल को सॉफ्ट करना चाह रहा है. ये जीटी का कोई सवाल है जो मैंने सॉल्व किया है, सो यू जस्ट से इट.